हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस और हम लोग देख लेते हैं कि इस डेट के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे पास क्या क्या है। तीन मेजर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड के बारे में आपको बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाऊंगा अभी। आप लोग देखना, आपने ऐसा कोई भी प्राणी नहीं देखा होगा, जीवित प्राणी नहीं देखा होगा। दूसरा है इसरो का इतना ज्यादा पैक्ड शेड्यूल है, उसमें क्या क्या चीजें लॉन्च हो रही हैं, पूरा ना लिस्ट भर चुका है। उसके बारे में है, उनके डेडलाइंस वगैरह की बात करेंगे हम इसमें। तीसरा, स्टेम सेल से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, कुछ नई फाइंडिंग्स हैं, क्या वो म्यूटेशंस करते हैं जब एक बार स्टेम सेल थेरेपी प्रॉपरली दे दी जाती है ब्लड कैंसर्स के सिचुएशन में, उस पर एक बार डिस्कशन करेंगे। तो ये तीनों आर्टिकल्स में फटाफट सबसे पहले हम अपने मजेदार आर्टिकल पर पहुंचते हैं। उससे पहले आपको बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारा सृजन 2025 का ये जो बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको डेली बेसिस पर एमसीक्यू, मीन्स की प्रैक्टिस, वीकली टेस्ट प्रैक्टिस, सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट, और इसके साथ साथ पर्सनलाइज मेंटरशिप के फीचर्स भी मिल जाएंगे। और ये आपको ये स्टार्टिंग प्राइस पर मिल जाएगा। और आप प्रॉपरली अपने प्रिपरेशन को एक स्ट्रीमलाइन देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप pw.live पर डायरेक्ट जाके इसको देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो कि आईडीएमपी और सृजन प्रोग्राम में कंफ्यूज थे, आप ऐसा मान सकते हो कि इंस्टेड ऑफ आईडीएमपी अब हम लोग सृजन प्रोग्राम को ही रन करेंगे। तो आईडीएमपी की जगह ही हमने सृजन प्रोग्राम लिया है। इसमें कुछ एक दो एडेड बेनिफिट्स ही हैं बल्कि। तो आप जो भी आईडीएमपी ज्वाइन करना चाहता था वो बेझिझक सृजन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला डिस्कशन। और आप ये सुंदर से दिखने वाले इस वर्टेब्रेट को देख रहे हो, एक्वेटिक एनिमल है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्राणी नियरली इनडिस्ट्रक्टिबल है। नियरली इनडिस्ट्रक्टिबल बोल रहा हूं। इसके ऊपर गामा रेडिएशंस फेंक दो, इसको ना सुतली बम के अंदर भर के विस्फोट करा दो, इसको जला दो, इसको भूखा प्यासा रखो सालों साल तक, ये नहीं मरने वाला। इसीलिए ना इन पे बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं। इनको हम लोग बुलाते हैं टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड की एक नई स्पीशीज हम लोग को मिली। अभी चाइना का एक प्रोविंस है हेनन प्रोविंस, वहां हेनन प्रोविंस में एक माउंटेन है फुनियो माउंटेन। उस माउंटेन के पास में से हमने एक नई प्रजाति ढूंढी इन टार्डिग्रेड्स की। हेनन प्रोविंस से था तो इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया हिप्सिबस हेनन हेननेंसिस। है ना, बड़ा ही डिफिकल्ट सा नाम है यार, आप लोग पढ़ लेना। ये याद करने की जरूरत नहीं है, कहानी समझने की जरूरत है बस। कि ये टार्डिग्रेड जो है ये हाई लेवल्स ऑफ रेडिएशंस को भी सह लेता है। अब इसका ह्यूमन में बहुत सारा इंप्लीकेशंस है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जब बाहर स्पेस वॉक करते हैं तो उस टाइम पर बहुत हेवी रेडिएशंस का सामना करना पड़ता है उनको। इससे उनके कई सारे सेल्स, डीएनए, इन सब में भी दिक्कतें देखने को मिली हमें। इसके साथ ही साथ हम लोग न्यूक्लियर पोल्यूशन को क्लीन करने में इसकी हेल्प ले सकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग जितना भी कैंसर ट्रीटमेंट की अलग अलग दवाइयां या फिर रेडिएशन थेरेपीज बनाते हैं उन सब में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरकार ऐसी क्या फाइंडिंग मिल गई इससे, समझते हैं कि ये सब चीजें कैसे इफेक्टिव हो पा रही हैं। ये आप देख सकते हो, छोटा सा है बिल्कुल, 0.5 mm से लेके 1.5 mm के बीच का ये छोटा सा दिखने वाला टार्डिग्रेड एक्चुअल में हमारे मल्टीओमिक्स की स्टडी से सामने आता है। मल्टीओमिक्स क्या होता है, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि जीनोम की स्टडी को हम लोगों ने जीनोमिक्स के बारे में पढ़ा है, प्रोटीन सिंथेसिस के स्टडी को हम लोगों ने प्रोटियोमिक्स का नाम दिया है। सिमिलरली हम लोग जब ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि mRNA या फिर मैसेंजर आरएनए के सभी फॉर्म्स को पढ़ते हैं तो हम उसको ट्रांसक्रिप्टोमिक्स का नाम देते हैं। सिमिलरली जब हम लोग ऐसे ही ग्लाइकोजन फॉर्मेशंस को देखते हैं तो ग्लाइकोमिक्स का नाम देते हैं। और जब ये सारा का सारा प्रोटीन सिंथेसाइज करके हमारे प्रॉपर मेटाबॉलिज्म को दर्शाता है तो हम उसको मेटाबोलोमिक्स बोलते हैं। तब क्या ये ओमिक्स लगा का मतलब है कि ये बेसिकली हम लोग कई सारी चीजों की स्टडी कर रहे हैं। मल्टी ओमिक्स का मतलब है कि हम सब इन सभी चीजों को, हमारे जितने भी डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन, मेटाबोलाइट्स, इन सबको एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी ओमिक्स। आज की डेट में किसी भी जीवित प्राणी के लिए अगर आप मल्टीओमिक्स की स्टडी करते हैं तो आपको कई सारी चीजें मिल जाती हैं। और उन्हीं स्टडीज में ये सारी चीजों को हमने फाइंड आउट किया। अब एक्चुअल में बात क्या थी, इसमें कुछ ऐसे जीन्स मिले हैं जो कि बहुत ही यूनिक है। मतलब टार्डिग्रेड्स के तुलना में भी अगर इस स्पेशीज जो भी नया वाला मिला है उसकी बात करें तो ये 30% उसमें यूनिक जीन्स मिले हैं और इसीलिए इतने सारे रेडिएशंस को भी झेल जा रहा है। इस टार्डिग्रेड को हम लोग वाटर बियर्स और मॉस पिगलेट के नाम से भी बुलाते हैं, है ना। तो ये भी याद रखना कि अगर टार्डिग्रेड नहीं भी आता है तो मॉस पिगलेट इन सब नाम से आता है तो भी आप इसको समझ पाओगे।
इसमें से कुछ ऐसे जीन हैं जो कि जीन रिपेयर में इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने आप को जब भी उनको हाई रेडिएशन सामने पड़ता है। तो ह्यूमन उन रेडिएशंस को नहीं झेल सकता है। अगर उतना रेडिएशन आएगा तो आपका शरीर गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, लिटरली गायब हो जाएगा। मैं इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं। रेडिएशन हमें दिखता नहीं है। अभी जब आप एक्सरे कराने जाते हो ना, तो आपके बिल्कुल शरीर के आर पार होकर रेडिएशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के जाता है, उसमें आपके बोन से पास नहीं हो पाता। लेकिन जब गामा रेडिएशन आएगा ना एक्सरे की जगह, ये सबसे पास हो जाता है। और अगर हाई अमाउंट में रेडिएशन मिल गए तो वो इस हिसाब से आपके सेल्स को जला देगा ना कि आपका अवशेष भी नहीं बचेगा। आप इनफैक्ट धुएं में गायब हो जाओगे, हवा में गायब हो जाओगे। जब जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं ना, तो ऐसे ही रेडिएशन के चपेट में आके लोग गायब हो जाते हैं बिल्कुल। तो ऐसा ही सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पर इन टार्डिग्रेड्स की अगर हम बात करें तो इनके 3 मेजर फैक्टर्स हम लोग को सामने आए दिखाई दिए। इसमें से पहला फैक्टर है जो कि टार्डिग्रेड को एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने की एबिलिटी देता है। सबसे पहला एबिलिटी है कि उनके पास डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म बड़ा ही तगड़ा है। हमने देखा कि जैसे ही उनके ऊपर रेडिएशन आता है तो रेडिएशन के चलते वो फटाफट से, उनके अंदर एक प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं TR1D1 प्रोटीन। ये सब याद नहीं करना है, बस आपको समझना है कि आखिरकार ये सब कैसे हो पा रहा है। तो TR1D1 प्रोटीन जो है वो बेसिकली इस क्विक रिपेयर मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली एक और प्रोटीन ऐसे ही हम लोग को मिलता है जो कि स्विच ऑन हो जाता है जैसे ही हम हाई रेडिएशन का सामना करते हैं। अभी तक वो बिल्कुल अपने नॉर्मल स्टेज पर था, उसका कोई फंक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही रेडिएशन उसके ऊपर डाला, वो तुरंत के तुरंत भाई साहब क्या हुआ, वो जीन एक्टिव हो गया। वो जीन एक्टिव होकर माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। जो माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस होती है ये भी अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस करके हमारे डीएनए रिपेयर में ही काम आती है। और तीसरा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो है कि जब भी ये रेडिएशन का सामना करता है तो इसके पास एक और भी एबिलिटी है जिससे वो बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट्स को रिलीज करने लगता है। ये एंटीऑक्सीडेंट पिगमेंट्स को हम लोग बीटा लेन्स का नाम देते हैं। बीटा लेन्स कुछ ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं ना, कि जैसे मान लो जब भी आपका रेडिएशन का सामना होगा तो आपके शरीर के अंदर में कुछ मान लो टॉक्सिक केमिकल या फिर टॉक्सिक केमिकल रेडिएशंस जो है वो अंदर घुसने का प्रयास करेंगे, वो उनको साफ कर देता है, उनको आने ही नहीं देता है। इट इज सिंपली लाइक कि आपने ना छोटी छोटी चिंगारी से आग पकड़ने ही वाला था, उसने चिंगारी ही बुझा दी। तो समथिंग लाइक दैट ये पिगमेंट भी यही काम कर रहा है। और इनफैक्ट ये जो आप बीटा लेन्स का देख रहे हो, बीटा लेन्स पिगमेंट को देख रहे हो, इसको ह्यूमन सेल पर भी टेस्ट किया गया और बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो इफेक्टिव सॉल्यूशन मतलब क्या, कि वहां पर भी अब रेडिएशन का सामना या फिर रेडिएशन का असर बहुत ही कम हो जा रहा है। इसीलिए इस बात पर एम्फेसाइज किया गया है कि टार्डिग्रेड्स जो है एक बहुत ही खतरनाक या फिर बहुत ही यूजफुल एग्जाम्पल हमारे लिए हो सकते हैं कि कैसे फ्यूचर में हम इंसानों के लिए रेडिएशन का सामना करना आसान हो जाएगा। ये था अपना एक आर्टिकल। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो भरा पड़ा है नए रॉकेट, नए मून मिशन, नए वीनस मिशन और बहुत सारे नए बिगिनिंग्स के साथ में। इसरो बिल्कुल फुल पैक्ड है। ये आर्टिकल को पढ़ के ऐसा लगता है किसी ने इसरो से उसके जज्बातों के साथ खेलते हुए पूछा हो कि बेटा तुम करते क्या हो, और इसरो ने बोला कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे, ये लो पूरी लिस्ट, देखो मैं क्या क्या करता हूं। इतने टाइम ड्यूरेशन में ये सारी चीजें मुझे करनी है, कैसे कर पाऊंगा ये मैं ही जानता हूं, बहुत मुश्किल है। बट स्टिल हम सब लोग तेजी से लगे हुए हैं। तो इसरो कभी भी, जैसे अभी कोई न्यूज नहीं आ रही इसरो की ना, तो आप ये मत समझना कि यार इसरो बैठा होगा शांति से। आप देखोगे इसरो क्या क्या कर रहा है, आपको रियलाइज होगा कि भाई साहब खतरनाक काम करते हैं यार ये लोग भी। इसरो में अभी 18 सितंबर को हम लोगों ने देखा था काफी सारे बजट एलोकेशन जब हुए थे, तो उसमें एक एलोकेशन इनको मिला था गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए। इसके टोटल ऐसे 4 मिशन थे, चारों मिशन के ऊपर इनको कुछ रुपए दिए गए। रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनको 18 सितंबर को जो ये दिया गया था, इसमें काफी सारे मैंड और अनक्रूड मिशन भी शामिल थे। उसमें से इसरो ने अब एक और मिशन इंक्लूड कर दिया है। इसके अलावा यहां पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात हो रही है भाई साहब। 2028 तक इसका पहला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1 जो है इसको कंप्लीट करना है। 2024 चल ही रहा है, 3-4 साल ही बच रहे हैं बस इनको, 2024 भी जा ही चुका है। इसके बाद कैबिनेट ने एक और अप्रूवल दिया था कि यार एक काम करो तुम, कि गगनयान मिशन के हिसाब से भी एक स्टेशन जो आप करने की बात करो ना, 4 स्टेशन रिलेटेड मिशन है। ये जो 4 स्टेशन मिशन रिलेटेड है, यहां पर एडिशनली गगनयान फ्लाइट के लिए भी रख लो। गगनयान मिशन जाएगा वहां पर आपके अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे, तो ये भी एक एडिशनली इसरो ने ऐड कर दिया। बेसिकली इसके बाद आप एनजीएलवी की बात कर सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। हम लोगों ने देखा था कि कैसे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल आपके सेमी क्रायोजेनिक इंजन बनाने की बिल्कुल तैयारी में लग चुका है। काफी हद तक इसका अप्रूवल वगैरह सब मिल चुका है, बजट एलोकेशंस हो चुके हैं
और यहां पर बेसिकली इस एनजीएलवी के 3 फर्स्ट फ्लाइट की बात हो रही है। जो पहले 3 डेवलपमेंटल फ्लाइट्स होंगे उसमें इस पूरे बजट में उसको शामिल करना है। इसके बाद आप देखो एक पीएसएलवी है। पीएसएलवी फिलहाल अभी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टर्बो कंपनी बना रही है। तो इसको पीएसएलवी का प्रॉपर पूरा नॉलेज देना ये भी इसरो के हाथ में है अभी। इसके बाद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल का आप लोगों ने नाम सुना हुआ, कई बार प्राइवेटाइजेशन में एनएसआईएल का बहुत बड़ा हाथ है। ये एक प्रकार से आप समझ सकते हो एनएसआईएल एक प्रकार का कॉमर्शियल विंग है। ये जो कॉमर्शियल विंग एनएसआईएल है, अब इसको नया प्राइवेट प्लेयर ढूंढना है जिसके बेसिस पर वो LVM-3 के प्रोडक्शन को बनाए। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, अरे भाई जीएसएलवी मार्क 3 है ये। तो जीएसएलवी मार्क 3 को ही हम लोग LVM-3 बुलाते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो LVM-3 अभी तक का हमारे पास सबसे एडवांस्ड लॉन्च व्हीकल है, सबसे एडवांस्ड लॉन्च व्हीकल है। उसकी वजह से अब हमारे पास इतना लोड है, इसरो के पास इतना लोड है कि हम नहीं बना सकते, इसरो नहीं बना सकता है। तो इसको हम किसी प्राइवेट प्लेयर को देना चाहते हैं। एनएसआईएल डेफिनेटली उसके बारे में सर्च कर रहा है। इसके बाद वीनस ऑर्बिटर मिशन है। वीनस ऑर्बिटर मिशन भी हमें भेजना है जिसके बेसिस पर हम उस एटमॉस्फेयर, वीनस के एटमॉस्फेरिक स्टडी को कंडक्ट कर सकें। और ये जो पूरा मिशन है आपका, यहां पर आप देख सकते हो, ये आपको मार्च 2028 तक में फाइनल करना है इसे भी। सिमिलरली आप आगे थोड़ा सा और बढ़ोगे, यहां पर प्लैनेट के आपको सरफेस को भी पढ़ना है और एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन को भी पढ़ना है। फिर चंद्रयान 4 आ जाता है। चंद्रयान 4 अपने आप में एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा। सैंपल रिटर्न मिशन के लिए भी हम 2 स्पेस फ्लाइट्स को भेजेंगे, मतलब 2 बार में ये जाएगा। पहला एक मिशन हम लॉन्च करेंगे, उसको ऊपर स्पेस में टिका के रखेंगे। उसके बाद दूसरा मिशन जाएगा चंद्रयान 4 का ही, वो दोनों स्पेस में जाके एक दूसरे के साथ डॉक होंगे, मतलब एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और फिर कनेक्टेड पूरा जो ये मॉड्यूल होगा ये शिफ्ट होगा मून के पास में। और ये सैंपल रिटर्न मिशन है, वहां से आपको सैंपल कलेक्ट करना है। जहां पर चंद्रयान 3 लैंड कर रहा था उसी जगह पर ये वापस लैंड करेगा, वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा और वापस अर्थ पर आएगा। ये भी मिशन जो है ये भी आपको 2027 तक के आसपास में लॉन्च कर देना है। सिमिलरली अब यहां पर एक लूपेक्स मिशन आप देख सकते हो। लूपेक्स मिशन बेसिकली जापान के साथ मिलकर एक मिशन किया जा रहा है। लूपेक्स का मतलब है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। यहां पर चंद्रयान 3 के मदद से, चंद्रयान 3 का जो ऑर्बिटर है वो अलग है, लूपेक्स के लिए एक अलग से ऑर्बिटर बनाने का काम भी जापान के साथ मिलकर इसरो को करना है। सिमिलरली आप यहां पर और भी देख सकते हो कि एसबीएस और एक्सियोम 4 है। एसबीएस की बात देखो यहां पर, चंद्रयान 4 ल्यूपेक्स, इसके बाद न्यू लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा पे बनाना है। मतलब कि एक पूरा नया लॉन्च पैड ही बन रहा है श्रीहरिकोटा के अंदर, जिसको अगेन इसरो को ही पूरा डायरेक्ट करना है कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं ये लॉन्च पैड। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स और ये सब लोग भी अपने लॉन्च व्हीकल्स को बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो इन सब के लिए हमें और ज्यादा लॉन्च पैड्स की जरूरत है। तो अब नया लॉन्च पैड बन रहा है, इसमें भी इसरो का ही हाथ है। फिर स्पेस बेस्ड सर्विलांस एसबीएस, एसबीएस के अंदर इसरो को 21 सैटेलाइट्स बनाने हैं और इसके साथ साथ अलग अलग प्राइवेट प्लेयर से मिलकर 31 सैटेलाइट्स और निकालने, मतलब टोटल 52 सैटेलाइट्स बनेंगे इस स्पेस बेस्ड सर्विलांस के अंदर में। तो ये एसबीएस का थर्ड फेज होगा जिसके अंदर हम लोग ऐसे 52 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो नेक्स्ट जो आ रहा है इन सब के लिए, वैसे देखो वही है कि बजट वगैरह सब कुछ फाइनल हो चुका है। 2013 में एसबीएस 2 गया था, एसबीएस का पहला फेज 2001 में था और इन सब जगहों पर इसरो एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा जो इंडिया के एस्ट्रोनॉट थे सुधांशु शुक्ला जी, इनका जो स्पेस सूट है, स्पेस सूट का प्रॉपर मेजरमेंट वगैरह सब कुछ ले लिया गया है अच्छे तरीके से। उनको प्रेशराइजेशन टेस्ट को भी पास कर लिया गया है। इसी के साथ साथ उनको स्पेसएक्स के हेडक्वार्टर में 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, जिसके बेसिस पर वो अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पर जाने के लिए तैयार हैं एक्सियोम 4 मिशन के लिए। ये अगले साल जाएगा एक्सियोम 4 मिशन। इसके बेसिस, इसके अलावा आपका निसार मिशन आता है। ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है ये एक प्रकार का आप बोल सकते हो कि स्पेस ऑब्जर्वेशन करेगा। ये जो निसार है इसको भी अर्ली 2025, बस अगले साल ही जल्दी जल्दी से भेजना है हमें। इसके लिए भी इसरो काफी हद तक एक मतलब पूरा एक प्रोटेक्टिव लेयर जो था सैटेलाइट का वो आया था अपने इंडिया पर। उनको लगा कि नहीं नहीं इसको कंडीशंस वहां की और हार्श होगी, वापस भेजा गया इसको। वापस कैलिफोर्निया गया, कैलिफोर्निया से फिर वो वापस आ चुका है हमारे पास। और अब वहां से अब इसरो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है कि इसको जीएसएलवी के साथ में हमें लॉन्च करनी है। तो इसके लिए भी इसरो तैयारी कर रहा है, अगले साल ही करना है इसे। इसके बाद आता है एक मिशन प्रोबा 3। प्रोबा 3 हमारा मिशन नहीं है, ये एक बेसिकली यूरोपियन मिशन है जो कि सन के कोरोना की स्टडी करना चाहता है। सन की कोरोना की स्टडी कैसे कर पाओगे, जब भी आप जैसे मान लो हमारा आदित्य L1 गया, तो आदित्य L1 कोरोना की स्टडी कर रहा है लेकिन साथ साथ हमारा फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर इन सब की भी स्टडी कर रहा है। तो प्रोबा 3 में ना 2 सैटेलाइट जा रहे हैं साथ में। एक सैटेलाइट क्या करेगा,
दूसरे सैटेलाइट के सामने आ जाएगा, दूसरे सैटेलाइट के सामने, और उधर साइड में सूरज है अपना। तो इसमें क्या होगा कि सूरज के लिए ये वाला जो बीच का सैटेलाइट है ये एक तरीके से एक्लिप्स का काम करेगा इस सैटेलाइट के लिए। तो इस सैटेलाइट को सेंटर का सन बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, मतलब कि फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, सब कुछ भी नहीं दिखेगा। इसको सिर्फ और सिर्फ अर्थ का वो बाहर मिलियन किलोमीटर दूर का कोरोना दिखेगा। तो ये कोरोना की और अच्छी स्टडी कर पाएगा फिर। तो प्रोबा 3 को भी एक्चुअल में पीएसएलवी एक्सेल के द्वारा लॉन्च किया जाना है। ये जो पीएसएलवी एक्सेल है ये इसी बार बस नवंबर 29 लिखा हुआ है कि ये जाना है, 29 नवंबर को ही जाना है। तो इसके लिए भी तैयारी करनी है। इनफैक्ट आपको ये बताना चाहिए 2001 में प्रोबा 1 मिशन गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, उसको भी पीएसएलवी C3 ने ही लॉन्च किया था। अब एट द सेम टाइम कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हमारे साथ आ चुके हैं। प्राइवेट प्लेयर्स बहुत नए नए टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा मनास्तु स्पेस, ध्रुव स्पेस के साथ मिलके एक ग्रीन प्रपल्शन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। अभी तक जो भी हम लोग प्रपल्शन टेक्नोलॉजीज लेके चलते हैं वो काफी ज्यादा पॉल्यूशन इमिट करते हैं। ये ग्रीन प्रपल्शन मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी काफी इसको आगे लेके जाएगा। ये लॉन्चिंग एक्सपेडिशंस फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स, लीप की बात करते हैं, लीप, ये भी 2025 तक कंप्लीट होने वाला है। इन सब में इसरो का हाथ तो नहीं है, लेकिन हाँ इसरो का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस इन सब पे डेफिनेटली देखने को मिलता है। इसके अलावा आप एक देख सकते हो प्रोजेक्ट 200। प्रोजेक्ट 200 बेसिकली एक बेलाट्रिक्स एरोस्पेस कंपनी है, उसके द्वारा ये बोला गया है कि देखो 200 किलोमीटर तक अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है, इसको हम लोग बोलते हैं ये अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट है। अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ से 200 किलोमीटर ऊपर की हाइट पर। इसके लिए अगर आपको लॉन्च करना है सैटेलाइट तो आपको लॉन्च व्हीकल की जरूरत ही नहीं है। इसमें हमने पहिए विंग विंग लगा दिए हैं, ये सैटेलाइट अपने आप उड़ के जाएगा 200 किलोमीटर के रेंज में, दर 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 नाचने लगेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब लॉन्च व्हीकल की जरूरत ही नहीं है, सैटेलाइट बन गया लॉन्च कर दो, मतलब भेज दो इसको, बिना लॉन्च व्हीकल के भेज दो इसको। सिमिलरली आप यहां पर आप देख सकते हो स्पेडेक्स। ये स्पेडेक्स जो है आपका वो है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये भी एक कंपनी है अनंत टेक्नोलॉजीज। अनंत टेक्नोलॉजीज ऐसे 2 स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट्स के, इसरो के सैटेलाइट्स थे, उनको डॉक करने की बात थी, तो इस पर टेस्टिंग वगैरह ऑलरेडी चल रही है। और ये यूआर सैटेलाइट सेंटर जो है, यूआर रॉ सैटेलाइट सेंटर, वहां पर ये पूरा काम कर रहा है। स्पेस साइंस में अगर हम लोग देखें ना तो ऐसे बहुत सारे नए रिसर्च सामने आए थे। जैसे कि अभी हम लोग को ये पता चला था कि जो हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ था वो साउथ पोल के एटकिंसन बेसिन में से भी पुरानी जगह पर लैंड हुआ था, जो कि आज से लगभग 4.2 4.3 बिलियन ईयर्स पहले की बात है। और इनसे जो भी डेटा हम लोग को निकल कर आ रहा था उसके बारे में भी हमने अपने एडिटोरियल्स में डिस्कस किया था कि अब हम लोग को मून का इवोल्यूशन कैसे हुआ था इस पर भी मोहर लगाने के लिए सबूत मिल चुके हैं। फिर यहां पर हम लोग को देखो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसके अंदर एक ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया था, जिससे काफी सारी इमेजेस हम लोग को डेफिनेटली मिलती आती है। उनके ऊपर भी स्टडीज करना जरूरी होता है। एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट था, स्पेस ऑब्जर्वेटरी था। इसके लिए भी ये बोला जा रहा है कि इसको 5 ही साल के लिए भेजा गया था, लेकिन ये ऑलरेडी 9 साल तक लगातार काम करता रहा। इन सब चीजों से पता चलता है कि इसरो का टारगेट जो है ना वो सच में बहुत हैवी है भाई साहब। और इसको इंप्लीमेंट करना आप खुद ही समझ सकते हो कि कितना सारा काम है इनके आगे। और ये सारे के सारे 2025, कोई 2027, कोई 2028, इन्हीं सब टाइमलाइंस में सबको कंप्लीट करना है। तो अगले 3-4 साल हमारे स्पेस मिशंस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। जब भी स्पेस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर ग्रोथ की बात आए तो आप इन सभी मुद्दों को उजागर कर सकते हो, अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। हमारा अगला और आखिरी आर्टिकल जो है वो है स्टेम सेल से रिलेटेड। स्टेम सेल को हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। स्टेम सेल क्या होता है? एनी सेल दैट हैज द एबिलिटी टू रीजनरेट इनडेफिनेटली, इसको हम लोग स्टेम सेल्स बोलते हैं। ये अलग अलग पोटेंशियल्स रखता है कि वो कितने प्रकार के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। और इसी में एक सेल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ये जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स है ये बेसिकली ब्लड कैंसर पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रकार का ऐसा स्टेम सेल है जो कि आपके बोन मैरो के अंदर, जैसे आपके ब्लड कैंसर्स हैं, वो डिफेक्टेड ब्लड्स वो जनरेट कर रहे होंगे, तो वहां से ना इन हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का ही पूरा का पूरा रीबिल्ड करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाई है कि नया स्टेम सेल भेज देते हैं। वो क्या करेगा? इंटायर ब्लड सेल फॉर्मिंग मशीनरी को ही बदल देगा। जब सेल फॉर्मिंग मशीनरी, ये जो ब्लड सेल फॉर्मिंग मशीनरी है, जब यही बदल जाएगा तो आगे चल के कुछ महीनों में आपका पूरा का पूरा जो ब्लड कैंसर वाला जो ये ब्लड था ये हट के नया ब्लड आ जाएगा सारा। तो यही पूरा मैकेनिज्म ये देखा गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई साइंटिस्ट को, सिंपल भाषा में समझाता हूं। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट लोग को ऐसा लगा, यार ऐसा हो सकता है कि हमने जिस हिसाब से स्टेम सेल थेरेपी करके हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल डाला है,
ऐसा ना हो कि इस पूरे प्रोसेस में हिमेटोपोएटिक सेल कुछ सालों बाद खुद ही म्यूटेट हो जाए और यही नए ब्लड कैंसर का कारण बन जाए। इसको पढ़ने के लिए उन्होंने कई सारे ऐसे पेशेंट्स को स्टडी करना स्टार्ट किया। एक यूनिक ग्रुप 16 लोगों का बनाया गया, 16 पेयर्स का बनाया गया। 16 पेयर्स क्यों? 16 ऐसे लोग जिनको हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल थेरेपी दी गई है, ब्लड कैंसर्स थे उनको, और उन सभी के 16 के 16 जो अलग अलग डोनर्स थे उनको पकड़ा गया। ऐसे भी पेशेंट्स आए जिनको 40 साल 45 साल पहले ये थेरेपी दी गई थी। अब यहां पर एक बात का मतलब ये समझ में आता है, सबूत आता है कि उन्होंने क्या किया कि जेनेटिक मेकअप, जो डोनर थे और जो रेसिपिएंट थे, दोनों के जेनेटिक मेकअप को वापस से मिलाने की कोशिश की गई। और उनके डिटेल्ड जीनोमिक स्टडी से यह समझ में आया है कि दोनों के अंदर लगभग लगभग बराबर मात्रा में हमें म्यूटेशंस देखने को मिले। बहुत ही माइन्यूट म्यूटेशंस है, इनफैक्ट ना के बराबर है। तो इसीलिए अब हम इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि जो भी हमारा स्टेम सेल थेरेपी है, उससे हम ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि हमारे स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा म्यूटेशंस होने के कारण नए प्रकार के ब्लड कैंसर्स भी जनरेट होने लगे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा मानना गलत है हमारा, और यही रिजल्ट ये पूरे एक्सपेरिमेंट से समझ में आता है। तो यही है, डीमिस्टिफाई कर दिया कि डोनेटेड स्टेम सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसप्लांट के बाद भी कन्वर्ट नहीं होते, म्यूटेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही था अपना आज का पूरा आर्टिकल। आशा करता हूं कि आपको ये सारे के सारे आर्टिकल बड़े मजेदार लगे होंगे, समझ में आया होगा। आपके मन में साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इनफैक्ट यूपीएससी प्रिपरेशन से कोई भी डाउट है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर आइए, मुझसे बातचीत करिए। मैं इस लेक्चर तक तो यहीं पर हूं, इसके बाद यहीं पर मिलूंगा आपको। तो यहां पर आप आके जुड़िए, मुझसे बातचीत करिए। आज के लेक्चर को बस यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।